Hello friends, I am Dr. Farhad Banu. Today we will study another climatic factor, temperature. As we know, sources of temperature in our earth is sun, volcanoes, respiration, fire, etc. प्लांट्स आर पोइकिलोथर्म्स, यानी वो टेम्परेचर को, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को वो पहचानते हैं और उससे रिएक्ट भी करते हैं। अब यदि हम प्लांट लाइफ पे इफेक्ट की बात देखें टेम्परेचर की, तो हम जानते हैं कि जितनी भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, उन फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर जो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस की जो रेट है वो बहुत कुछ डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि एंजाइम्स की जो वर्किंग है, एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो द बेस्ट होती है 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर पर, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो। चाहे हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखें, चाहे रेट ऑफ रेस्पिरेशन देखें, या चाहे जर्मिनेशन देखें, इन सब पर टेम्परेचर का बहुत डायरेक्ट इफेक्ट होता है। कई बार रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है, अगर 10 डिग्री बढ़ाएंगे हम टेम्परेचर को तो वो डबल हो जाती है, 2 या 3 गुना बढ़ सकती है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी, रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी, लेकिन वो दूसरे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है, कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी लाइट है, बाकी और चीज़ें कितनी हैं। तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सीड जर्मिनेशन, इन सब पर इफ़ेक्ट होता है डायरेक्ट टेम्परेचर का। हम जानते हैं कि अगर हम बीजों को घर में भी जर्मिनेट करते हैं, चाहे वो मूंग हो चाहे चना हो, तो हमें ये मालूम है कि गर्मी में एक अलग तरह के बीज जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे, सर्दी में दूसरी तरह के बीज जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। कई तो ऐसे सीड्स हैं जिनको हमें लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट देना पड़ता है सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए, और ये जो फिनोमिनन है इसको हम वर्नाइजेशन कहते हैं, बसंतीकरण, जिसमें लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब चाहे सीड फॉर्मेशन और उसका फ्रूट का डाइजेशन हो, उसमें भी टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। फिनोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। फिनोलॉजी का मतलब ये है कि किस वक्त फूल लगेंगे, किस वक्त फल आएंगे। मान लीजिए टेम्परेचर कहीं वैली में डाउन है तो वहाँ फूल लेट आएंगे, 1-2 महीने देर से आएंगे, जबकि ऊपर की तरफ यानी माउंटेन पर, क्योंकि हमें टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा थोड़ा सा ऊपर, तो वहाँ जल्दी फ्लावरिंग हो जाएगी। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावरिंग, वही बात हो गई, फिनोलॉजी वाली बात हो गई। फिनोलॉजी का मतलब होता है कि सीजनल जो चेंजेस आते हैं प्लांट में, एक ट्री में जो सीजनल चेंजेस आते हैं उनको हम फिनोलॉजी कहते हैं। एनिमल्स में इसी प्रकार ब्रीडिंग और कई अन्य प्रोसेसेस हैं, उनमें टेम्परेचर का रोल होता है, डायरेक्ट रोल होता है। अब हम जानते हैं कि टेम्परेचर के जो दोनों एक्सट्रीम्स हैं वो हार्मफुल हैं, यानी कोल्ड ज़्यादा है तो इंजरीज हो जाएंगी प्लांट में, नेक्रोसिस हो जाएगा, क्लोरोसिस हो जाएगा, डेसिकेशन हो जाएगा यानी सूखा हो जाएगा, फ्रीजिंग या चिलिंग इंजरीज हो जाती हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस में जो वाटर होता है वो वाटर जो है वो फ्रीज़ हो जाता है, और जब फ्रीज़ हो जाता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तो इस तरह से वो सेल को इंजर कर देता है। हॉट जो है एक्सट्रीम, वो भी किल कर देती है, इंजर कर देती है, क्योंकि प्रोटीन डिग्रेड हो जाता है। अब इसके बाद में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स पर देखते हैं तो बहुत कुछ ये लाइट से रिलेटेड है, कभी डायरेक्टली रिलेटेड हो सकता है, कभी इन्वर्सली रिलेटेड भी हो सकता है। तो जो लैटिट्यूड है, अक्षांश रेखाएं हैं, जिसमें हम इक्वेटर से चलते हैं नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ, तो मैंने ये जो डायग्राम बनाया है इस पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ वही डायग्राम है जो मैंने क्लाइमेट का इफ़ेक्ट बताया था, उसमें मैंने जो माउंटेन बनाया था, एल्टीट्यूडिनल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था। यहाँ मैंने ये पृथ्वी बनाई है जिसमें इक्वेटर है। इक्वेटर से हम दोनों तरफ अगर चलेंगे तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमें मिलेगा। उससे ऊपर जाने पर ग्रासलैंड या डेजर्ट या ग्रासलैंड होना दूसरे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करेगा। फिर और आगे बढ़ते हैं तो डेसिडुअस यानी पतझड़ी वन हमें मिलते हैं, और ऊपर बढ़ने पर कॉनिफरस फॉरेस्ट हमें मिलते हैं। फिर उससे ऊपर टुंड्रा है जहाँ बहुत कम ग्रोथ होती है प्लांट्स की, बहुत ही बोने ड्वार्फ वहाँ ट्रीज मिलेंगे, स्टंटिंग ग्रोथ मिलेगी, और उससे ऊपर आइस या स्नो मिलेगा। तो ये जो इस तरह का जो ये पैटर्न है, यही पैटर्न हमें लैटिट्यूड में भी मिलेगा, और मोर और लेस ये एल्टीट्यूड में भी यही पैटर्न मिलता है। एल्टीट्यूड के साथ भी हम इसी प्रकार का एक माउंटेन बना करके और सेम यही पैटर्न बनाएंगे।
जिसको मैं आगे बताऊंगी। एल्टीट्यूड में ये माना जाता है कि 5.4 डिग्री फ़ारेनहाइट का रिडक्शन हो जाता है 1000 फीट पर। लेकिन ये जो है ये बिल्कुल 100% एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है उस पर बहुत कुछ निर्भर होता है। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो फिर हो सकता है कि 5.4 की जगह ये 3.5 ही आए, टेम्परेचर का जो डिफरेंस है ये। इसी प्रकार जो सरफेस है, कलर एंड कंपोजिशन सरफेस की, और दूसरा वाटर बॉडी के कितने करीब हैं, और बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं जो लाइट में काम कर रहे थे, काफ़ी कुछ वो इसमें काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो थर्ड हमने सरफेस की बात की। फोर्थ जो पॉइंट है वो है प्लांट कवर। टेम्परेचर में प्लांट कवर का बहुत इफेक्ट होता है। हमें मालूम है कि जो मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर बड़े ट्रीज होंगे, उसके नीचे छोटे पेड़ होंगे, उसके नीचे श्रब्स होंगी, श्रब्स के नीचे हर्ब्स होंगे, तो नीचे जो सरफेस या ग्राउंड का जो फ्लोरा है वहाँ टेम्परेचर डाउन होगा, लाइट इंटेंसिटी भी कम होगी और टेम्परेचर भी डाउन होगा। अब वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कितना है ये भी टेम्परेचर को तय करता है। फिजियोग्राफिक फैक्टर्स जो हैं, जैसे एक्सपोजर, जो स्लोप का है वो कितना एक्सपोजर है, इनको हम डिटेल में टोपोग्राफिक फैक्टर्स में पढ़ेंगे। स्टीपनेस कितनी है, तिरछा पहाड़ है या सीधा खड़ा पहाड़ है, माउंटेन चेन्स की डायरेक्शन क्या है, इन सब पर निर्भर करता है टेम्परेचर। जो लाइट इंटेंसिटी है हायर एल्टीट्यूड में वो तो ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ एयर प्रेशर कम होता है। इस कारण से लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होने के बाद भी एयर प्रेशर कम होने के कारण से जब वहाँ कोई एयर ही नहीं है लाइट को कैप्चर करने के लिए, तो टेम्परेचर इस वजह से डाउन हो जाता है। अब हम देखेंगे कि जैसे हम वैलीज़ में अगर जाएं या लो लैंड्स पर जाएं तो वहाँ ज़्यादा कूलिंग मिलेगी। उसके 2-3 कारण हैं। वहाँ लाइट एक कारण है, क्योंकि लाइट की ड्यूरेशन वहाँ कम होगी, लाइट कम आएगी वहाँ से। दूसरा कारण एक ये भी है कि जो लो लैंड्स हैं, जो भी वैलीज़ में, जो घाटियों में हैं, वो इसलिए ठंडे रहते हैं क्योंकि जो ठंडी जो हवा है वो हैवी हो जाती है, और हैवी होने के बाद वो सिंक करती है, तो ठंडी हवा हमें घाटियों में मिलेगी। इस कारण से वहाँ का तापमान जो है वो डाउन मिलेगा। अगर हम सदर्न एंड वेस्टर्न स्लोप्स देखें तो वहाँ हायर टेम्परेचर मिलता है, लाइट इंटेंसिटी भी वहाँ ज़्यादा होती है, वहाँ अलग तरह के फॉरेस्ट होते हैं। ये लाइट इंटेंसिटी की जब बात की थी मैंने तब भी बात की थी। फिर हम अगर टोटलिटी में देखें तो हम ये पाएंगे कि जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ हम बढ़ते हैं पहाड़ में, तो लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है, टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड रेनफॉल इंक्रीजेस। अब क्योंकि वहाँ टेम्परेचर डाउन है तो जाहिर है कि क्लाउड्स जो हैं वो कंडेंस हो जाएंगे और वहाँ बारिश हो जाएगी। अब हम ये कह सकते हैं कि माउंटेन्स पर तापमान और रेनफॉल, ये दोनों फैक्टर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वहाँ की वेजिटेशन कवर को तय करने में। इसीलिए अलग अलग एल्टीट्यूड्स पर हमेशा अलग अलग प्रकार के हमें वन दिखाई देते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने वेस्टर्न हिमालयाज़ और ईस्टर्न हिमालयाज़ को बनाने की कोशिश की है। इसको बहुत आसान तरीक़े से मैं बताऊंगी। इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जब हम एल्टीट्यूड में, जब हम पहाड़ों में नीचे वाले फॉरेस्ट को देखते हैं, समुद्र की तल से कम एलिवेशन वाले फॉरेस्ट को हम देखें, तो वेस्टर्न साइड में क्योंकि नदियों वगैरह का कम है वहाँ, और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनके कारण ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो मिलते हैं लेकिन थोड़े ड्राई किस्म के फॉरेस्ट मिलते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट भी जो मिलते हैं वो ड्राई हैं। बैम्बू वगैरह वहाँ मिलता है, वहाँ बांस मिलेगा हमें। लेकिन ईस्टर्न साइड में हम देखेंगे तो वहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, मॉइस्ट वाले, क्योंकि वहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं और बहुत वहाँ एटमॉस्फेयर में भी ह्यूमिडिटी है, इसीलिए मॉइस्ट मतलब बैम्बू की बहुत किस्में वहाँ मिलेंगी। करीब करीब हमें 40-50 किस्में बैम्बू की ईस्टर्न हिमालयाज़ में मिल जाएंगी जो वेस्टर्न हिमालयाज़ में नहीं मिलती हैं। अगर हम एलिवेशन में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ईस्टर्न हिमालयाज़ में ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट मिलेगा, जबकि इधर हमें
वेस्टर्न हिमालयाज़ में हमें कॉनीफेरस फॉरेस्ट मिलेगा, पाइनस, सिड्रस वगैरह मिलेंगे, चौड़ी पत्ती वाले बीज के साथ में। और ऊपर बढ़ने पर जैसे रोडोडेंड्रॉन्स मैंने दोनों जगह बताए हैं, लेकिन उधर कम स्पीशीज़ हैं, इधर ज़्यादा स्पीशीज़ हैं। वहाँ बेट्यूला वगैरह, जूनिपर वगैरह ज़्यादा है, इधर कम होगा। तो ये थोड़ा सा मैंने आसान तरीके से बताने की कोशिश की आपको हिमालयाज़ का करके कि किस प्रकार से फॉरेस्ट टाइप्स बदलते हैं टेम्परेचर के साथ में। अब ये देखा जाता है कि साउथ और वेस्टर्न जो स्लोप्स हैं वो हाई टेम्परेचर वाले होते हैं। हम वर्ल्ड की वेजिटेशन को यदि हम टेम्परेचर के आधार पर विभाजित करना चाहें तो 4 मुख्य प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। एक है मेगाथर्म्स, जिसमें थ्रू आउट द ईयर हाई टेम्परेचर रहता है, वहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेगा, वहाँ दिन में हाई टेम्परेचर होगा और रात शाम के वक्त बारिश हो जाएगी। जो इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ ऐसा मिलता है। हमारे यहाँ पे भी इस प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ईस्टर्न साइड में और वेस्टर्न घाट में इस प्रकार के फॉरेस्ट में मिल जाएंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मीज़ोथर्म्स जो हैं वो एरियाज़ हैं जहाँ हाई टेम्परेचर तो रहता है बट इट ऑल्टरनेट्स विद लो टेम्परेचर, यानी सर्दियाँ भी थोड़ी होती हैं। यहाँ जो डोमिनेंट वेजिटेशन है वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, पतझड़ी वन होते हैं क्योंकि गर्मी रहती है यहाँ पर। माइक्रोथर्म्स, थर्ड जो है माइक्रोथर्म्स, जिसमें लो टेम्परेचर प्रिवेल करता है, यहाँ मिक्स्ड कॉनिफरस फॉरेस्ट हमें मिलेगा, जैसे हिमालयन रेंज में हम देख सकते हैं, ख़ासतौर पे वेस्टर्न हिमालयाज़ में। और हेकिस्टोथर्म्स जो है वो वेरी लो टेम्परेचर वाला वो एरिया है जो हाई एल्टीट्यूड वाला होता है, या वो एरिया है जो हाई लैटिट्यूड वाला होता है। यहाँ हमें वही स्टंटेड एल्पाइन प्रकार की वेजिटेशन मिलेगी। तो कुल मिलाकर टेम्परेचर का जो है इफ़ेक्ट हमने प्लांट्स पर देखने की कोशिश की है और ओवरऑल वेजिटेशन पर हमने देखने की कोशिश की है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस पर या प्लांट बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट होता है वो देखने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच।